The only thing we're encouraging India to do is to respect international law. वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे फिर कनाडा के बारे में बात करूंगा। कनाडा ने दोबारा इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो नियम है डिप्लोमेसी के और वियना कन्वेंशन उसे वायलेट कर रहा है। दोबारा इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया इज़ वायलेटिंग लॉ या रूल ऑफ लॉ। इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, अगर आप पहली बार कॉन्वर्सेशंस पे आए हैं या आते रहते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन करें और मेंबर बन जाएं। तो आज 20 तारीख है। इंडिया ने 20 अक्टूबर तक मोहलत दी थी कनाडा को कि उसमें जो उसके पास जो तकरीबन 41 डिप्लोमेट्स हैं उन्हें वापस लेके जाएं ताकि पैरिटी हो जाए, यानी इंडिया के जो एम्बेसी है और कॉन्सुलेट सर्विसेज है कनाडा में, इंडिया हैज 21 डिप्लोमेट्स और वो इंडिया चाह रहा था कि कनाडा भी इंडिया में उतने ही डिप्लोमेट्स रखे जितना इंडिया कनाडा में रखता है, यानी पैरिटी रेस्टोर करें 21-21 की, ना सिर्फ नंबर्स में बल्कि रैंक्स में भी। कनाडा के पास 2 डेप्यूटी हाई कमिश्नर्स थे और इंडिया के पास सिर्फ एक। तो इंडिया ने बेसिकली रिक्वेस्ट किया कि भाई हम जितना आपके मुल्क में अपने डिप्लोमेट्स भेजें, आप भी उतने ही भेजें, रेस्टोर पैरिटी। और उसके लिए उन्होंने 20 तारीख का वक्फा दिया था और कहा था कि अगर उसके बाद ये डिप्लोमेट्स वहाँ होते हैं तो उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो निकाल दी जाएगी। अब कनाडा ने तो पहले तो बहुत कोशिश की, ट्राई टू कन्विंस इंडिया के दिस इज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स और उसके इंडियन कैनेडियंस को काफ़ी तकलीफ होगी, और लेकिन इंडिया ने अग्री नहीं किया। तो ये जो डिप्लोमेटिक झड़प चल रही है इंडिया की तरफ से, जो ये सख्ती पेश आ रही, क्योंकि इतने सालों से इंडिया ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अब इसलिए किया क्योंकि ये जो खालिस्तान सपोर्टर कहिए या टाइगर फोर्स के कमांडर, इंडिया कहता है कि जो नज्जार जिसका कत्ल हुआ था समर में वो एक टेररिस्ट है, कनाडा कहता है कि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो एक्टिविस्ट है, और वो जो भी कर रहा था वो कनाडा के फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो लॉज है उसके तहत वो लीगल था। तो बहरहाल उसका कत्ल हो गया और कनाडा ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया के डिप्लोमेट्स इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस उनको खुद की भी इंटेलिजेंस है और 5 आइज की भी उनके पास इंटेलिजेंस है, और वो चाह रहे थे कि इंडिया कनाडा की मदद करे कि इन्वेस्टिगेशंस आगे ले जाएं। तो मतलब आप सब, मतलब ये बातें तो हमने पहले भी कर चुकी हैं लेकिन जो लोग शायद भूल गए तो दोहरा दूं कि कनाडा ने अपना इन्वेस्टिगेशन अभी तक खत्म नहीं किया। वो जो 3 शख्स इन्वॉल्व थे निज्जार के कत्ल में वो अभी तक पकड़े नहीं गए, और उसके बावजूद यानी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ लेकिन उन्होंने इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया वाज समहाउ कनेक्टेड टू द असैसिनेशन, और इंडिया के बार बार कहने पर भी उन्होंने अभी तक कोई एविडेंस नहीं पेश किया। यहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर आए थे पिछले महीने और उनसे कई बार पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि कनाडा ने हमें कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं किया, अगर हमें कनाडा कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस देती है तो वी विल लुक एट इट। तो हमारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका हम अब जवाब दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक में कनाडा ने ये कह दिया कि उनके पास सबूत है, लेकिन वो सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया। तो उसके सिलसिले में कनाडा ने इंडिया के एक डिप्लोमेट को कहा कि वो वापस चले जाएं, एक्सपेल कर दिया। उसके बदले में इंडिया ने भी फौरन एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, फिर उसके बाद ये डिमांड की कि आपकी जो एम्बेसी है वो हमारी एम्बेसी और आपके डिप्लोमेट्स उसी तरह के पैरिटी पे आ जाएं, क्योंकि इंडिया अब कह रहा है कि कनाडा इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत करता है, इंटरफियर इन इंडिया डोमेस्टिक अफेयर्स, और ये डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफियर करने के लिए इतने ज़्यादा
वो डिप्लोमेट्स हैं, यानी बेसिकली जासूस हैं जो कनाडा के इंटेलिजेंस या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के अंडर वो अपने एक्टिविटीज करते रहते हैं. सो दैट इज प्रोबेबली व्हाट इंडिया इज इम्प्लाइंग कि आप इनको ले जाएं और हमारे इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत ना करें. तो वो तारीख आज थी, और आज कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं 42, पूरे के पूरे 83 को वहां से खाली कर दिया. और उसके बाद ये बयान प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के पास से भी आया, और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी जॉली, उनके तरफ से भी ये बयान आया कि इंडिया ने जो है सो जो डिप्लोमेटिक कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के, वियना कन्वेंशन, उसको वायलेट कर रहा है, ये धमकी देकर के डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी वो निकाल देगा. A unilateral revocation of diplomatic privileges and immunities is contrary to international law. It is a clear violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And threatening to do so is unreasonable and escalatory. If we allow the norm of diplomatic immunity to be broken, no diplomats anywhere on the planet would be safe. So for this reason, we will not reciprocate. तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इल्ज़ाम गलत इल्ज़ाम है. मैंने जाकर वियना कन्वेंशन में जाकर देखा, और वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल 9 है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. आप देखें, ये आर्टिकल 9 है डिप्लोमेटिक कन्वेंशन के तहत के. वो कहता है कि द रिसीविंग स्टेट में एट एनी टाइम एंड विदाउट हैविंग टू एक्सप्लेन इट्स डिसीजन notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata, or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. Basically ये जो आर्टिकल 9 है वो कहता है कि जो रिसीविंग मुल्क है, इस केस में इंडिया बेसिकली कोई वजह दिए बगैर, कोई एक्सप्लेनेशन दिए बगैर साफ कह सकता है कि हमें ये डिप्लोमेट मंजूर नहीं है, ये डिप्लोमेट मंजूर नहीं है, ये स्टाफ मेंबर मंजूर नहीं है, आप इनको फौरन वापस ले जाए. और अगर नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है, और अगर कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है या पार्लियामेंट है किसी को नॉमिनेट करता है एज एन एम्बेसडर या एज ए डिप्लोमेट, उसके आने से पहले ही जो रिसीविंग स्टेट है वो कह सकता है कि आप यहाँ पे नहीं आए, वी डोंट वांट यू, वी डोंट एक्सेप्ट यू. और उनकी वजह देने की कोई जरूरत नहीं. दे डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन व्हाई कि दे डोंट लाइक अ पर्टिकुलर डिप्लोमेट. हो सकता है कि उनकी हिस्ट्री हो, कुछ पॉलिटिक्स हो, उनके पास सबूत हो या ख्याल हो या डर हो या शक हो कि ये शख्स इज एंटी द रिसीविंग स्टेट. तो इंडिया चाहता है तो सबको वो वापस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. तो ये कहना कि इंडिया इज वायलेटिंग द वियना कन्वेंशन या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स वगैरह, ये बात सरासर गलत है. ये और बात है अगर इंडिया एक्सेप्ट करके उसके बाद डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं देता, तो देन दैट वुड बी ए वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो पहली तो बात ये हुई कि इंडिया हैज नॉट वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ. अब यहाँ पे जो कनाडा की जो दिक्कत हो रही है, आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर बहुत सारे लोग हैं, कैनेडियन अमेरिकन तकरीबन 14 लाख के करीब हैं, और इनका इंडिया के साथ ताल्लुकात होता है. वो वीज़ा लेके इंडिया जाते हैं, इंडिया से वापस आते हैं. 7,70,000 के करीब खाली पंजाब से यहाँ पे आए हुए हैं, सिख कैनेडियंस हैं. सो उससे हट के हर साल तकरीबन 3.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं पढ़ने के लिए. 2022 में 3,40,000 स्टूडेंट्स आए थे. तो देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इंडिया से कनाडा के तरफ, जहाँ पे बिजनेस वीज़ाज, इमिग्रेशन वीज़ाज, फैमिली वीज़ाज, स्टूडेंट वीज़ाज, ये सारी चीज़ें कनाडा को प्रोसेस करना पड़ता है. कनाडा से इंडिया को उतने स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं और उतना माइग्रेशन नहीं है कनाडा से इंडिया के लिए. तो काउंसलर सर्विसेज इंडिया जो प्रोवाइड करती है वो सिर्फ उनके लिए है जो कैनेडियन सिटीजनशिप ले लें, वीज़ा लेके वापस जा रहे हैं, या कैनेडियन जो टूरिज्म पे इंडिया जा रहे हैं, या जो बिजनेस के लिए जा रहे हैं. और उनका डेफिनेटली वो वॉल्यूम उतना नहीं है जितना इंडिया से लोग कनाडा आ रहे हैं और फिर कैनेडियन अमेरिकन वापस इंडिया आ रहे हैं. तो डेफिनेटली द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज ह्यूज कनाडा के लिए. तो इसलिए भी वो कह रहे हैं कि इसके वजह से जो कैनेडियन इंडियंस है, या इंडियन स्टूडेंट्स हैं, या इंडियन
सिटीजन्स है जो आना चाह रहे हैं, जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं और कई साल से वेट कर रहे हैं उनके ग्रीन कार्ड के लिए या उनके पेपर्स आने के लिए, तो उनके लिए कई मुश्किलात पेश आएंगी। एक तो एक है प्रोसेसिंग टाइम्स बढ़ जाएगा। तो सोचिए अगर आप स्टूडेंट है, आपको एडमिशन लेटर्स आ रहे हैं आपके मार्च अप्रैल में जून में, आपको अगस्त में यहाँ आना है स्कूल शुरू होने के लिए, और अगर 2 महीने के अंदर वो 3-4 लाख स्टूडेंट वीजा अगर कैनेडियन कॉन्सुलेट्स प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका सेमेस्टर मिस हो सकता है, आपकी स्कॉलरशिप भी चले जा सकती है। यूजुअली स्प्रिंग सेमेस्टर्स में जो दूसरा सेमेस्टर है उसमें आपको साल के बीच में स्कॉलरशिप मिलना बहुत ही मुश्किल है और शुरू में मिलना आसान है, यानी अगर आप मिस कर दें तो शायद एक साल और रुकना पड़े। सो इट्स गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर इंडियंस, ये कनाडा कह रहा है और ये बात सही है, इसे मैं मानता हूँ कि कई इंडियन को भी तकलीफ होगी। तो इट इज पॉसिबल कि जो लोग कनाडा जाना चाह रहे हैं उन्हें चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर करे कि आप उन कॉन्सुलर सर्विसेज को अलाउ करें जो वीजाज और प्रोसेसेस को अलाउ करें, जो दूसरे हैं कल्चरल अटैची, पॉलिटिकल अटैची, जो बेसिकली जो जासूसी करते हैं उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उनको रफा दफा कर दें। एनीवे, तो अब ये कह रहे हैं कि कैनेडियन सर्विसेज जो 3 शहर हैं मुंबई में और चंडीगढ़ में और बेंगलोर में, इन 3 शहरों में अब इन पर्सन वीजा प्रोसेसिंग या कोई दूसरा इन पर्सन चीज नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि इस तरह की जो रूटीन जो काम होता है ना, उसे जरूरी नहीं है कि वो पर्सन को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो और वो पर्सन कैनेडियन हो। ये सारी चीजें कैनेडियन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स इंडियंस को हायर कर सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं। आप जाके देखिए फॉरेन एम्बेसीज में काफी लोकल्स काम करते हैं इन मेनी लेवल्स। तो कनाडा कैन हायर इंडियंस टू वर्क एट लेवल। डिसीजन मेकिंग जो है वीजा किसी को दे ना दे, वो डिसीजन मेकिंग आप रिमोटली भी कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। वर्क एट होम से करें, बैठ के अपने ओटावा में कनाडा में बैठे और दिन में ऑफ कोर्स रात दिन का फर्क आ जाएगा, तकलीफ होगी, बट यू कैन ऑलवेज मेक दोज डिसीजंस थ्रू जूम। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी के अगर कनाडा चाहा तो इट कैन मेक इट इजी फॉर वो इंडियंस जो वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं एट दिस लोअर लेवल, इट कैन ऑपरेट। यानी एक शैडो एम्बेसी खोल लें इंडिया के लिए, कॉन्सुलेट, एक शैडो बेंगलोर कॉन्सुलेट, शैडो चंडीगढ़ कॉन्सुलेट और शैडो कहाँ, चेन्नई की जो कॉन्सुलेट है, चंडीगढ़, बेंगलोर और मुंबई, हाँ उसके शैडो कॉन्सुलेट्स खोलें ऑटोवा में अपने फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट, और वहां से वो प्रोसेस कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अगर उनको नहीं आता तो इंडिया से पूछ लें, इंडिया में बहुत है टेक कंपनीज, एक हफ्ते में दे विल सॉल्व देयर टेक्निकल प्रॉब्लम्स टू डू दिस। लेकिन मैं एक बात और भी करना चाह रहा था कि जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़े शान से कहा कि हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, हम इंडिया के तरह नहीं हैं, हम इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं और हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। So for this reason, we will not reciprocate. अरे भाई, कनाडा कैनॉट रेसिप्रोकेट। देखिए, कनाडा में कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स थे इंडिया में, इंडिया के 21 हैं कनाडा में, तो इंडिया ने कहा आप 41 को पैक एंड गो करें। तो अब उसके रिटेलिएशन में कनाडा कैन नॉट आस्क इंडिया के 41 डिप्लोमेट्स टू गो बैक, क्योंकि है ही नहीं उतने, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आधों को वापस कर देते हैं, 20 को वापस कर देते हैं, तो इंडिया विल हैव टू शट डाउन इट्स एम्बेसी एंड ऑल इट्स सर्विसेज, तो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। तो उसी बयान में फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इट इज ये वक्त जब टेंशन्स है दोनों मुल्कों के बीच में, बातचीत करना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, इसलिए डिप्लोमेट्स का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कनाडा रेसिप्रोकेट करता है तो कोई इंडिया का कोई डिप्लोमेट होगा ही नहीं कनाडा में। तो इनकी जो मकसद है कि इंडिया के साथ बातचीत करके हालात को बेहतर करें, वो नहीं होगा। हालात को बहुत आसानी से बेहतर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अगर वो चाहते हैं। नंबर 1, या तो वो उनके पास जो एविडेंस है उसे पब्लिक करें एंड वी विल डील विद इट एवरीबॉडी, या वो अपना जो एलिगेशंस हैं उसे वापस लें और माफी मांग लें, देन एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करें एंड दैट विल बी डन। तो सारे रिश्ते, और ये आदत है ट्रूडो को, ये पहली बार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने भी उनको इसी तरह से सबक सिखाया।
चाइना ने भी इसी तरह से सबक सिखाया। अभी तो आदत हो जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को, डिप्लोमेटिक पिटाई उनकी बहुत रेगुलरली होते रहती है। द सेकंड चीज ये है कि ये बात तो इतना उचक उचक के कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की, पिछले 2 हफ्ते से जो मिडल ईस्ट में इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया। We stand with Israel and reaffirm our support for Israel's right to defend itself in accordance with international law. यानी आप यूएन के रेजोल्यूशंस देख लें या यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुतेरेस के बयानात सुन लें कि पानी का सप्लाई कट करना, फूड सप्लाईज कट कर देना, इलेक्ट्रिसिटी कट कर देना, दिस इज ऑल अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स। लेकिन कनाडा कंटिन्यूस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? Why is it not asking Canada के इजराइल के आप इंटरनेशनल नॉर्म्स वायलेट करें, कुछ बयान तो दें। तो ये इंटरनेशनल लॉ जब जरूरत पड़ी थी आप यूज कर लेते हैं इंडिया के खिलाफ। देयर आर अदर कंट्रीज फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। रोजमर्रा ऑन ए डेली बेसिस इजराइल के जो सेटलमेंट्स एक्सपेंशन डेली होते हैं, दे आर डेली वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू यूएन रेजोल्यूशंस। कनाडा यूएन के रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करता है, लेकिन अपनी इतनी डिप्लोमेटिक बातों में तो वो कहता ही नहीं। सो इंडिया शुड टेक कनाडा के जो बातें हैं अबाउट इंटरनेशनल लॉ वगैरह, उसे कहें कि उसे आप अपने तोशे में रखें, पब्लिक में ना लाएं, बिकॉज यू आर इनकंसिस्टेंट इन योर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और दूसरी चीज ये, लॉ की अगर वो बात कर रहे हैं तो इंडिया जो एक्यूजेशंस लगा हुआ है उनके ऊपर कि दे आर होस्टिंग टेररिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स को और क्रिमिनल ग्रुप्स को जो इंडिया से आ रहे हैं उनको वो पनाह दे रहे हैं, उसका वो जवाब दें और बताएं कि इंटरनेशनल लॉ के तहत उन्हें क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जो ऑन गोइंग इंडिया की डिप्लोमेटिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कनाडा के साथ, उस पर नजर रखें। इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। और या तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ट्रूडो उस इल्जाम को वापस लेंगे, या अगर उनके पास कुछ है तो ही विल ट्राई टू रिलीज इट एंड इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग और मोर डेफिनेटली टेंस उसके बाद, अगर वो इस तरह की कोई स्टेप लेते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ अब जो लोग परेशान होंगे, जो कैनेडियन अमेरिकन इंडिया नहीं जा सकेंगे वीजास के वजह से, क्योंकि इंडिया ने भी प्रोसेसिंग रोकी हुई है वीजास की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट सेफ नहीं फील करते। यहाँ पे जो कनाडा में जो अजीब से खालिस्तानी सपोर्टर्स है, उन्होंने तो वांटेड पोस्टर्स लगाए हुए हैं नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर के, तो वहाँ पे इंडिया में जी लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं जयशंकर साहब को और मोदी साहब को। तो वो दोनों का जान खतरे में पड़ गई है। मतलब अगर इंडिया पे जंग हो जाती ना किसी मुल्क से, तो जी से ज्यादा सिक्योरिटी कोई है ही नहीं इंडिया में। तो द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा जैसा कि वॉर टाइम सिचुएशन है इंडिया के लिए, उस तरह की सिक्योरिटी है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कनाडा में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बात कर सकते हैं। इंडिया के किसी फॉरेन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को वो थ्रेटन कर सकते हैं। अमेरिका में अगर आपने किसी को धमकी दी, अगर आपने मजाक भी किया, खासतौर से एयरपोर्ट्स वगैरह पे, तो अगर आपने आपकी मिसाल में दे रहा हूँ, अगर आपने धमकी दे दी कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा या उसको ख़त्म कर दूंगा, और आप में काबिलियत भी ना हो, तो भी आपको सज़ा हो सकती। सो दे टेक थ्रेट्स वेरी सीरियसली यहाँ पर। आई एम सरप्राइज कि कनाडा इज not taking those threats as seriously as it should. So I hope कि आपको ये brief on Indo-Canadian conflict पसंद आया। आप प्लीज कॉन्वर्सेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर until next time, take care. This is Muqtada Khan.